और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। कथा के दौरान भगदड़ मच गई। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची है। भगदड़ में 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ हुई है। कथा में करीब 2 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कथा के दौरान भगदड़ मच गई है। भगदड़ में 24 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान ये भगदड़ हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इस सभा में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के होने की संभावना बताई जा रही थी और इसी बीच 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भगदड़ क्यों मची, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर आपको यूपी के मेरठ से बता रहे हैं, जहां कथा के दौरान भगदड़ मच गई और 24 लोग जख्मी हो गए। बेकाबू भीड़ की वजह से भगदड़ मची और तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाखों की संख्या में वहां पर भक्तजन पहुंचे थे और कथा सुनने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे। शिव महापुराण कथा चल रहा था और इसी कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा सभी को संबोधित कर रहे थे, कथा सुना रहे थे और 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ मची, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे वहां पर भगदड़ मची है। लाखों की संख्या में भक्तजन वहां पर मौजूद थे और भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे गिरते पड़ते लोग आपको नजर आ रहे होंगे और करीबन 24 से भी ज्यादा लोग वहां पर जख्मी हो गए। 2 लाख के लोगों की संख्या होने की संभावना बताई गई और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिव महापुराण कथा के दौरान भगदड़ की तस्वीरें हैं। तो देखिए तस्वीर जहां लोग भागते हुए दूसरे को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके परिवार वाले इसमें दबे हुए हैं और उससे वहां से उनको बचा रहे हैं, उसको वहां से उठा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही कि कैसे जो जख्मी है उनको बचाया जा सके। देखिए महिलाएं काफी संख्या में नजर आ रही हैं, जो गिरी पड़ी हैं उनको उठाया जा रहा है, पुरुष उनको उठा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 24 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस भगदड़ में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बेकाबू भीड़ थी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि लोग एक दूसरे पे चढ़ते चले गए, एक दूसरे को कुचलते चले गए और ऐसे में यह हादसा और ये भगदड़ की स्थिति बन गई। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। यह हादसा जब हुआ, कुछ लोग इस वीडियो को अपने फोन में कैद भी कर रहे थे। काफी देर तक चीख पुकार मची रही और लोग कोशिश भी करते रहे जो दब गए थे कि वो किसी तरीके से इस भीड़ से निकल जाए, किसी तरीके से जो दबे हुए लोग हैं वो उठकर खड़े हों, लेकिन ऐसे में कई लोग उठकर खड़े भी नहीं हो पाए और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, एक दूसरे को कुचलते चले गए। हालांकि इस बीच देखिए कुछ पुलिस जवान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके और बहुत ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सके। तो ये तस्वीर आज सामने मेरठ से आई है, जहां पर एक तरफ कथा हो रही थी, भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ बेकाबू होने के बाद से भगदड़ की स्थिति बन गई है। जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले पर पुलिस की भी नजर है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर अग्निकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, 34 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अजमेर की तरफ से ये गैस टैंकर आ रहा था। पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया था। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आग ने किस कदर तांडव मचाया था उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। 33 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। घटना स्थल पर सीएम भजन लाल भी पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। आप देख पा रहे होंगे कैसे धू कर ये गाड़ियां भी जल गई और 33 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है क्योंकि वो सभी इस अग्निगी की कांड में जख्मी हो गए। पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए 3 तस्वीर इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप के पास ही यह हादसा हुआ जयपुर में और यही वजह रही कि आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। कई गाड़ियां कतार में लगी हुई थी और एक एक गाड़ियां इस आग की चपेट में आती चली गई। और देखिए सीएम भजन लाल भी मौके पर पहुंचे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, बाकी कुछ मंत्री भी पहुंचे, हालात का जायजा लिया और देखिए ये वो गाड़ियां हैं जिनको अब जेसीबी से हटाया जा रहा है, क्योंकि सड़क पर ये गाड़ियां लगी हुई थी, लंबी जाम की भी स्थिति बन गई थी और ऐसे में वहां से इन गाड़ियों को हटा दिया गया है। हालांकि देखिए गाड़ियां अधिकांश जली हुई दिखाई दे रही है, आग की लपटें आकाश की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। आग ने अपना तांडव आज मचाया है और इस हादसे में अब तक 9 लोग की मौत हो गई है। ये आंकड़े पहले कम
कम थे, लेकिन आंकड़े बढ़ते चले गए। 33 से ज्यादा लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। पेट्रोल पंप के पास यह भीषण अगलगी की जो घटना है वो सामने आई। तो पहले बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद से ये आग जो है वो फैलती चली गई और कई और जगहों पर विस्फोट जैसी स्थिति बन गई। और जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। आज सुबह 5:30 पर एक हादसा हो गया। हादसे में अब तक 8 लोगों की जान गई, 35 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान के जयपुर से बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अग्निकांड किस कदर हुआ और कैसे ये आग फैलती चली गई और इसने पूरी तरीके से घर को चपेट में ले लिया। सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। भांकरोटा अग्निकांड का लाइव वीडियो सामने आया है। 35 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये आग फैल गई। देखते ही देखते आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और फिर आग पर काबू भी पाया गया। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान जा चुकी है। 35 से ज्यादा लोगों का इलाज लगातार जारी है। अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की। सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही कुछ ही देर में इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को हुई धक्का मुक्की की घटना के विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संसद की कार्यवाही जब आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर बेहद नाराज दिखे। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाया। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को ये नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा को बनाए रखें। संसद के किसी भी गेट पर कोई सांसद प्रदर्शन न करें। सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। संविधान और अंबेडकर के अपमान पर संसद में सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। गुरुवार को संसद के बाहर धक्का मुक्की की घटना के बाद आज भी सियासी तापमान हाई है। एक दूसरे पर संविधान और लोकतंत्र की गला घोटने के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पर एनडीए सांसदों ने जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह राहुल गांधी को अब तक का सबसे झूठा विपक्ष का नेता बताया है। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा
तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संसद के बाहर धक्का मार सियासत पर बयान दे दिया है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर असल मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी सियासत करती है। बेकार की बात है, बेकार का FIR। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। संसद भवन के परिसर में धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। और कल संसद में धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद प्रताप सारंगी को अस्पताल में इलाजरत रखा गया और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। प्रताप सारंगी से मिलने के लिए आज शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और उन्होंने उनकी तबीयत का हालचाल जाना। किरेन रिजिजू ने संसद में कल हुई घटना को लेकर राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी किया वो बहुत अशोभनीय है। ये है कल का राहुल गांधी जी का जो व्यवहार को लेकर के, राहुल गांधी जी ने एक नागालैंड के हमारे महिला सांसद को जिस तरीके से अपमान किया और फिर 2 लोकसभा के सांसदों को चोट पहुंचाया, उसको लेकर के एनडीए के एमपीज बहुत नाराज हैं, आक्रोश है। स्पीकर साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के जो गेट है वहां प्रोटेस्ट ना करें, तो आज हमारा एमपीज दूर में महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है वहां प्रोटेस्ट किए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी को किसी ने नोटिस नहीं किया तो उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का मारा है। पुलिस का काम अपना काम करना है, हमें उस मामले में बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते जिस प्रकार उन्होंने हर किसी को धक्का देने का काम किया, आराम से वो जा रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। उसके बावजूद भी जब वो 6ठी सीढ़ी चढ़ गए और देखे कि कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जानबूझ के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का मार के गिराया। इतना ही नहीं, हमारी एक आदिवासी महिला सांसद के सामने ऐसे तनकर इतने घटिया ढंग से खड़े हुए जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी दुर्भाग्य से संसद को और इस देश को अपने कांग्रेस पार्टी के जर खरीद गुलामों की तरह यह देश को समझ रहे हैं। उनको हर हालत में लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। संसद में फिर बैग पॉलिटिक्स देखने को मिला। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर 1984 लिखा था। जैसे ही प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गई। और इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लेकर संसद में वो दाखिल हुई थी, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है और चिंता व्यक्त उन्होंने की है और कहा है कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है और इसीलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए। वास्तव में ऐसा हुआ है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय और समुदायों की विचारधाराएं हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा में मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है
अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। मोहन भागवत के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। कई बार लोग यह जानते हैं, समझते हैं कि हम जो स्टेप उठा रहे हैं उससे समाज का नुकसान होगा, शांति व्यवस्था भंग होगी और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने, लोगों को शांति स्थापित करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का काम जिसमें इंटेंशन ही हो कहीं तनाव पैदा करना, यह उचित नहीं है। आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए मोहन भागवत से अपील की है कि वे अपने नेताओं को संभालें, उन्हें समझाएं जो समाज में सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातें करने में लगे रहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके इसलिए कि इनके बीजेपी के जो लोग हैं जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह हो, टीका टीकी वाले मंत्री, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मोहन भागवत जी अपने लोगों को संभालिए और उन्हें बताएं कि ये जो देश है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की मेल के जरिए धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद स्कूल से बच्चों को घर वापस भेजा गया। नोएडा सेक्टर 126 लोटस वैली से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। छात्रों के परिवार को सूचित किया गया। एहतियातन स्कूलों से बच्चों को घर वापस भेज दिया गया है। और एक देश एक चुनाव बिल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी का गठन हुआ है। बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब इसके अध्यक्ष होंगे। खबर है कि जेपीसी में राज्यसभा से 12 सदस्य हैं, तो बिहार से संजय झा भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। यानी कि ये जो जेपीसी है और इसको लेकर के खबर सामने आ रही है कि इस जेपीसी में राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे और खास करके बिहार से अगर बात करें तो संजय झा भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व सौंपने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का एक बार फिर से बयान आया। तेजस्वी ने ये कह दिया कि जब सभी साथी बैठेंगे तो विचार विमर्श किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। केवल लालू तेजस्वी इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। लालू जी ने देने में क्या है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने की बात का है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती और कोई हम या लालू जी तो नहीं निर्णय। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में निवेश की बहार आ गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आज दूसरा दिन और 46,300 करोड़ के निवेश का करार हुआ। कई कंपनियों के साथ आज एमओयू साइन किया गया। देश विदेश की कंपनियों से समझौता किया गया, यानी कि बिहार में अब रोजगार की बहार आएगी। पटना के ज्ञान भवन में समझौता किया गया। सेनपेट्रो के साथ 36,700 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। एनएचपीसी के साथ 5,500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। कोका कोला कंपनी के साथ 3,000 करोड़ का एमओयू, श्री सीमेंट के साथ 800 करोड़ का एमओयू, वहीं हल्दीराम के साथ 300 करोड़ का एमओयू। तो सभी के साथ एमओयू साइन किया गया और उसे एक्सचेंज किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और वे आराम कर रहे हैं। बिहार में निवेश के समझौते पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, जिस पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल के समय की एक भी कंपनी का नाम बता दे जिसने निवेश में दिलचस्पी दिखाई हो। लालू जी के कार्यकाल में तो कंपनियां भाग जाती थी। तेजस्वी यादव उसकी वाहवाही लूटने आए, उनके समय में कुछ किया धरा रहता तब ना इसकी बात करते। आज जब इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, नीतीश मिश्रा का प्रयास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में फिर से संभावनाएं बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसका फिर से उसका श्रेय लेने का उनको हो रहा है। अरे उन्होंने कभी पता किया कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ क्या?
कोई एक कंपनी का नाम बताते जो उनके समय में या कार्यकाल में आया हो, उनसे चर्चा करके आया हो। अरे लालू जी या उनका परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती हैं, उनको अंदाजा अभी तक नहीं है लगता बिहार का। वहीं जमशेदपुर में मानगो नगर निगम में कचरा डंपिंग मामले को लेकर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय आमने सामने आए। दोनों एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और कहा है कि मानगो की सफाई नहीं होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर सरयू राय ने पलटवार करते हुए कहा कि बन्ना गुप्ता और उसके आदित्यपुर में कचरा फेंकने को रोकने के प्रयास में है। बन्ना पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रम फैला रहे हैं। गुमला में निर्मित आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग दिलाने की कवायद तेज हो गई। अंतिम सुनवाई के लिए 6 सदस्यीय टीम दिल्ली में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने टीम को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। उपायुक्त ने कहा, मांदर गुमला जिले की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी का प्रतीक है। यदि इसे जीआई टैग प्राप्त होता है तो ये न केवल गुमला बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय होगा। यह कारीगरों के परिश्रम और कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त ने कहा कि यहाँ का मांदर अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिलने से मांदर को बाजार में नई पहचान मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।